देखिए, एकाकी व्यापार की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे एक ही व्यक्ति पूंजी लगाएगा, हाँ जी, एक ही व्यक्ति पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण करेगा, बिल्कुल, और एक ही व्यक्ति जितने भी डिसीजन लेने हैं वो लेगा। तो कई बार ये आप देख सकते हो कि एक ही पर्सन इतने सारे कार्य करने में या इतने सारे वर्किंग्स में कई बार उसकी कैपेबिलिटी डाउन हो जाती है या उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जैसे अब मान लो कि श्यामलाल का अपना बिजनेस चल रहा है, अब वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी? उसकी डिसीजन कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो अच्छे डिसीजन ले सकता है, वो कंट्रोल भी पूरा कर सकता है, लेकिन कैपिटल इतनी नहीं है उसके पास कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम कोई है कि कंट्रोल अच्छा नहीं कर पाता तो बिजनेस डाउनफॉल होने लगता है। तो एक व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं होती, उसकी क्षमताएं कुछ लिमिटेड होती हैं, उसकी कुछ सीमाओं में बंधी होती हैं कि वो अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ का भी यूज़ कर ले, तो कई बार किसी ना किसी फील्ड में प्रॉब्लम आती ही है। तो इसी के साथ अगर हम ये कहें कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ व्यक्ति मिलकर एक व्यापार को चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूंजी भी प्रॉपर 2 या 3 या 4 हमारे श्यामलाल के साथ और लोगों ने भी मिक्सअप किया है, तो क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज़ होगी। तो इसी के साथ मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, साझेदारी फॉर्म के खाते, उनके आधारभूत सिद्धांत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी व्यापार को चलाते हैं, तो उसमें क्या होगा भाई, जैसे एकाकी व्यापार में क्या थी, कैपिटल लिमिटेड हो जाती है, इसमें कैपिटल लिमिटेड नहीं होती, एक बंदा कैपिटल नहीं लगा रहा है, फिर जितने भी उस फर्म को कैरी ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो सबकी पूंजी लगती है उसके अंदर। उसके साथ साथ क्या होता है, डिसीजन पावर बढ़ती है, क्योंकि एक का डिसीजन नहीं होता, सब अलग अलग पॉइंटों पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ कंट्रोल भी बहुत, जैसे एक बंदा कंट्रोल कर रहा था तो हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा हो, दूसरे डिपार्टमेंट में ना कर पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल भी बहुत अलग हो जाता है, कंट्रोल भी बहुत कहते हैं ना फोर्सफुल हो जाता है, कंट्रोल भी काफ़ी फोर्सफुल हो जाता है। एक प्रॉब्लम है क्या, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में भाषण श्यामलाल के साथ मिलेंगे तो ये एक ठहराव होता है। पार्टनरशिप जो है एक ठहराव है, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलायबिलिटी, भरोसे, विश्वास के ऊपर, कि हमें आपस में कितना भरोसा है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। इसी भरोसे के साथ सारे अकाउंट पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ और न्यायपूर्ण ढंग से तैयार किए जाते हैं, यानी कि उनमें कोई ओमिशंस, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तभी बिजनेस आगे कैरी ऑन करता है, वरना तो फिर प्रॉब्लम में क्या होती है, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए, प्रोविजंस बनाए गए, एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जो दोनों तरीके का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या नेचर है, प्रकृति कैसी है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मीनिंग में आप क्या लिखेंगे, साझेदारी एक व्यावसायिक रूप है जो 2 या 2 से अधिक लोग कंपनी का स्वामित्व, प्रबंधन, आय या लाभ हानि को, मतलब आय या हानि को आपस में साझा करते हैं या बांटते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो, साझेदारी फर्म 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझ से किसी बिजनेस को चलाते हैं या चलाने के लिए उपस्थित हुए हैं, संगठित हुए हैं, चलाने के लिए संगठित हुए हैं। प्रकृति, नेचर देखिए, नेचर में क्या है, लेखांकन दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण, यानी कि लीगल वे में और अकाउंटिंग वे में इसका क्या नेचर होता है, क्या अस्तित्व होता है। तो लीगल वे, लेखांकन कहता है कि पार्टनरशिप फर्म एक अलग व्यावसायिक इकाई है जिसका अस्तित्व उसके पार्टनर से अलग होता है, उसके साझेदारों से अलग होता है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन उसी के अपोज में लॉ ये कहती है, कानून ये कहता है कि साझेदारी फर्म कोई भी सेपरेट अलग
इकाई नहीं होती है, उसका फर्म के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि अगर कोई पार्टनर डूबता है तो साथ में फर्म भी डूब जाएगी। कानूनी दृष्टिकोण से ये कहा जाता है, ठीक है। साझेदारी को कानूनी इकाई नहीं माना जाता, इसका अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता इकाई। इसके बाद आते हैं इसकी परिभाषा पर, डेफिनेशन पर। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए तैयार हुए हैं जो या तो सबकी तरफ से चलाया जाता है या सब में से किसी एक की तरफ से चलाया जाता है। अब ऐसा क्यों? तो ये देखिए, आप अपने उसमें 11th में मैनेजमेंट में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, पार्टनरशिप पढ़ा होगा आपने। उसमें पार्टनर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ वर्किंग पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। वर्किंग पार्टनर जो फर्म में वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और स्लीपिंग पार्टनर जो खाली फर्म में जिनका पैसा लगता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उन सब की तरफ से भी फर्म में काम किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट क्या, अब वर्किंग पार्टनर क्या लेगा तो वो हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे ना। कहते हैं ना सैलरी, कमीशन, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंटेंसिव दिए जाएंगे। जबकि स्लीपिंग पार्टनर खाली प्रॉफिट्स के ही हकदार होते हैं क्योंकि वो फर्म में वर्किंग नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं या तो सभी की तरफ से चलाया जाता हो बिजनेस, या फिर सबकी ओर से किसी एक कोई एक बिजनेस चला रहा हो, कोई एक व्यवसाय चला रहा हो, सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। ये देखिए, हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो हिंदी मीडियम में आपकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी है, मतलब कि वेटेज इक्वल सा ही होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। तो ये आप नोट जरूर कर लें क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प होगी। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, या 5 मार्क्स का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो साथ के साथ नोट्स बनाओ ताकि बुक्स को टटोलने की ज़रूरत ना पड़े और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, आराम से आप एग्ज़ाम के टाइम पर तैयार कर सकें, ठीक है। तो साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, आगे चलते हैं आप। इसके बाद आते हैं हम अपना साझेदारी फर्म के क्या मुख्य लक्षण, विशेषताएं या फिर मूल तत्व क्या होते हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ, हरियाणा बोर्ड में थ्योरी को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें थ्योरी इक्वल वेटेज रखती है प्रैक्टिकल के साथ। तो जो जो यहाँ पर आपको लिखवाया जा रहा है उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार लिख लेते हो ना सेपरेट पेपर पर तो फिर आपको बार बार बुक्स से देखने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटे छोटे नोट्स बन जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखिए, मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो भाई अगर आप पार्टनरशिप की बात करते हो तो कोई एक बंदा तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, कोई एक तो पार्टनर होनी, पार्टनर का मतलब अदर वन, कोई दूसरा भी उसके साथ मिलकर व्यापार कर रहा है, तो ये पार्टनर होते हैं। इसी के साथ पार्टनर्स को रिलेट करते हुए इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज मिसलेनियस एक रूल बनाया था 2014 में, रूल 10 के अकॉर्डिंग, कि पार्टनरशिप में जो संख्या होगी वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो ये बात सही है कि पार्टनरशिप होने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। अब इसमें ये भी कहते हैं क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है? तो इंडियन प्रोविज़न एक्ट, भारतीय अधिनियम या भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार 1872 में यह अधिनियम आया था। 1872 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 3 लोगों को छोड़कर या 3 ऐसे माइनॉरिटीज़ है उनको छोड़कर बाकी सब पार्टनर्स बन सकते हैं। अब ये क्या क्या है, एक तो होता है आपका अवयस्क, यानी कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। किसी केस में अगर किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा रहा है तो वो खाली फर्म के लाभों में ही हिस्सेदार होता है। अब माइनर किस केस में पार्टनर बन सकता है, तो जब भी कोई अनसर्टेनिटी किसी पार्टनर के साथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बेसिकली डेथ हो जाए, तो उस केस में उसके वारिस को या नॉमिनी को पार्टनर बना देते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर वो 18+ है यानी कि वयस्क है, एजुकेशन पूरी है तो ठीक है, लेकिन
अगर वो अवयस्क है यानी कि माइनर है तो उस केस में उसे खाली फर्म के लाभों में हिस्सा दिया जाएगा और किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या है आपका, अस्वस्थ मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि साउंडनेस माइंड, पागलपन, अगर दिवालिया पागलपन है, कोई एक्सीडेंट में उसका दिमाग खराब हो गया है, माइंड पूरी तरह से उनका डेवलप नहीं हुआ है, तो इस केस में भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। और अगर अधिनियम के अनुसार उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 केस ऐसे हैं कि भाई माइनर हो, अवस्थ हो, या फिर अनसाउंड माइंड हो कि पागल हो, या फिर दिमाग पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो, या किसी इल्लीगल एक्टिविटी में पहले से रह चुके हैं, तो उनको भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जितने भी हैं आपके सब पार्टनर के योग्य, बनाने के योग्य होते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम साझेदारों के बीच ठहराव। तो भैया हुआ क्या, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या करा, आपस में मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा। अब शुरू में तो उन्होंने क्या कर लिया, ठीक है चलो हम दोनों आपस में स्टार्ट करते हैं, आपस में ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सब चीज़ ऐसी वर्बली सब कर लिया उन्होंने, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाया। वैसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप को, आगे पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही साल ख़त्म होता है, 1 महीना ही ख़त्म होता है, काम स्टार्ट होता है, तो अब होते हैं डिस्प्यूट, झगड़े। मैं इतने लूँगा, मुझे इतने की ज़रूरत है, मुझे इतने की ज़रूरत है, मैंने इतना बोला था, मैंने उतना बोला था। तो इन सब चीज़ों को, डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए कोई बिजनेस तभी पार्टनरशिप माना जाता है जब उसके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ हो, चाहे उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट यानी कि बोलकर किया हो, चाहे वो लिख कर किया हो। लिख कर ही करना ज़रूरी नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे किस तरह से, 2 तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, लेकिन एग्रीमेंट होना, ठहराव होना ज़रूरी होता है। लाभ कमाने का उद्देश्य, आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है, आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, बिजनेस के मालिक बन गए, ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट अर्निंग में नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, तो उसको कानूनी तौर पर बिजनेस नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं स्वामी एवं एजेंट का रिश्ता, लाभों का बंटवारा। बिजनेस कर लिया, ठीक है, स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि अगर आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको आप आपस में बांटेंगे, ये ठहराव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, तो कानूनी रूप से साझेदारी फर्म नहीं मानी जाती, उसे आप पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म, साझेदारी व्यवसाय नहीं कह सकते। तो लाभों का बंटवारा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्वामी और एजेंट का संबंध। तो जो भी साझेदार जो भी होते हैं वो स्वामी भी होते हैं और फर्म के एजेंट भी होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने कार्य से दूसरे साझेदारों को क्या करता है, बाइंड करता है, बाध्य करता है कुछ करने के लिए। और स्वामी किस लिए होता है, क्योंकि वो दूसरे साझेदारों के कार्यों से भी बाउंड होता है, यानी कि बाध्य होता है। तो एक साझेदार स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है, पृथक अस्तित्व नहीं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कानूनी तौर पर बिजनेस एंटिटी यानी कि व्यवसाय का अस्तित्व उसके साझेदारों से अलग नहीं होता है, तभी वो साझेदारी फर्म कहलाएगी। भाई अगर पार्टनर्स फर्म लॉस में जा रही है तो पार्टनर्स भी खत्म, पार्टनर्स लॉस में जा रहे हैं तो फर्म भी खत्म। ऐसा नहीं है पार्टनर्स चले जाएंगे फर्म अपनी चलती रहेगी, नहीं, इसका पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। एक बार आप ये लिख लें, कोशिश करें कि नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप क्वेश्चन को ना, आंसर को प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। कैसे, सबसे पहले मान लीजिए यही पूछा है कि आप साझेदारी फर्म से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अर्थ लिखोगे कि भाई साझेदारी फर्म का अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर इसका क्या बताया मैंने आपको, प्रकृति क्या होती है, ठीक है। देन क्या है, परिभाषा, कि इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे, इस तरह से एक फॉर्म बनाओगे, उसके बाद इनका उल्लेख है इस प्रकार है,
ठीक है। जो भी विशेषताएं हमने लिखी इनका उल्लेख इस प्रकार है, उसके बाद उनको पूरा एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। 2-2 3-3 लाइनों से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानना आपके 1 नंबर भी बहुत मुश्किल से एग्जामिनर काटेगा। फुल ऑन कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से लिखिए, ध्यान से बनाइए, नोट्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा रहता है सीमित दायित्व साझेदारी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कब डेवलप हुई थी, कब इसे बनाया गया था सीमित दायित्व साझेदारी को, और इसके अलावा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठहराव, साझेदारी ठहराव यानी कि एग्रीमेंट यानी कि डीड, उसमें क्या रूल और रेगुलेशन होंगे, और फॉर्मेट देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके साथ लेते हैं अलविदा। इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।